हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज़ में आपकी जो क्लास 7th की ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं, आज उसमें चैप्टर 6 है एंड लास्ट चैप्टर आपका कल हो जाएगा क्लास 7th का। ठीक है, 7th चैप्टर, ओनली 7 चैप्टर ही हैं इसमें। तो आज का जो चैप्टर है वो है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो हम मानव और पर्यावरण के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए एंड लाइक ज़रूर करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वे एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। तो वन्यजीव फोटोग्राफर क्या होता है? जो जंगल में जाकर फोटोज़ क्लिक करता है। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी तथा उनके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया था। ठीक है, तो जो चाचा थे उन्होंने रेणुका को प्रकृति के बारे में बताया था और उससे संबंधित पुस्तकों के बारे में बताया था। क्योंकि चाचा वन्यजीव फोटोग्राफर थे तो इसी वजह से रेणुका की भी जो रुचि थी वो वन्यजीव एवं वनों में थी। दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। ठीक है, जो दूर के भूस्थल थे, मतलब अपने क्षेत्र से अलग, वो तस्वीरें और वहाँ रहने वाले लोगों की जो तस्वीरें थे वो रेणुका को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थीं। ठीक है, तो ये रेणुका के बारे में हमने जाना। ये देखिए, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के। आप उनका पहनावा जो है वो देख सकते हैं। अब देखिए, रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ काफ़ी बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। ठीक है, ये जो पहली लाइन थी वो उसके चाचा ने बताई तस्वीर दिखाते हुए। तो रेणुका ने कहा कि वह मुझसे कितना अलग दिखते हैं। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे समान ही हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, लेकिन उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, कपड़ा, मकान की, वो सभी के समान ही होती है। ठीक है, श्रीकांत चाचा ने ये बात कही। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं और गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों में सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। ठीक है, जो प्रकृति के नज़दीक रहेगा, यानी कि जो जंगलों में रहेगा या जंगलों के आसपास, नदी तालाबों के आसपास रहेगा, तो वहाँ की जो जीवन शैली है उसको आसानी से ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेज़न बेसिन के जीवन की। अमेज़न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ये जो मानचित्र दिया है उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, ये देखिए अमेज़न बेसिन यहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका का भाग है। ओके, इसके इधर अर्जेंटीना है, इधर वेनेजुला है, गुआना है, इसके आसपास कौन से क्षेत्र हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वो भी आप लोग देखिएगा। ये अमेज़न बेसिन है। ओके, तो आप लोगों ने क्षेत्र देख लिया। अब हम फिर से जो है अपने चैप्टर पर आते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर आपकी कर्क रेखा है, फिर मकर रेखा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये वाला आता है। ठीक है, तो ये क्या है? कर्क और मकर रेखा के मध्य में है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो अमेज़न नदी कहाँ से होकर बहती है? भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वहाँ से। ध्यान दें कि ये पश्चिम के पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो ये भी इसमें दिखाया जाएगा। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नदी जा रही है और वो किसी और जल राशि से मिल रही है, तो वो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? मुहाना कहलाएगा। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, मतलब अमेज़न नदी एक नदी है और उसमें और भी नदियाँ जुड़ती हैं, तो वो क्या करती हैं? अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। ठीक है, तो आप लोग इन जो क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं वो याद रखिएगा। क्या आप इस बेसिन के स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये आप चित्र में देखिएगा, ये पढ़ लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। देखिए, कोई भी जंगल या क्षेत्र होता है तो वहाँ पर वहाँ के आदिवासी ज़रूर होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन अन्वेषकों के ऊपर हमला किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। ठीक है, तो ये महिला के नाम पर पड़ा। आप समझ गए ना कि उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिलाई, इस वजह से इसका नाम क्या डाल दिया गया
क्या बोला गया, इसको अमेजन बोला गया। ओके, तो इन्होंने ये बताया कि स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की थी। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं ये देख लेते हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये याद रखिएगा कि अमेजन बेसिन जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जलवायु के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कल के चैप्टर में। जैसा कि जब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। अभी जैसे ही बारिश आएगी और आप कूलर के सामने बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि गर्म मौसम है और आप कूलर की जो ठंडी हवा ले रहे हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, आपके शरीर को चिपचिपाहट महसूस करा दें। ठीक है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ये जो प्रदेश है अमेजन बेसिन का, यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है और यह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको पता अभी आप खड़े हैं और मौसम साफ है और अचानक वहाँ बारिश हो जाएगी, तो कोई भी चेतावनी नहीं है। दिन का तापमान उच्च, आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पर बहुत जंगल है, नदियाँ हैं, नदी है अमेजन नदी, तो इसकी वजह से वहाँ आर्द्रता एक जैसी ही अति उच्च रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा वन की। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ की भूमि पर सघन वन उग आते हैं। अब देखिए ये जो चित्र दिया है इसको देख लीजिए अमेजन वन का। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। अब इन पेड़ पौधों की जो डालें हैं उन पर भी देखिए कैसे काई जैसी होती है, जो हरी हरी घास है वो भी उगी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की बारिश और इस वजह जैसा मौसम रहता है, जलवायु रहती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वे इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत भी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। भाई अगर नमी कब जाएगी, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, और जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं आ रहा तो नमी भी नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में वहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो ये याद रखिएगा अमेजन नदी में कौन से परजीवी पौधे पाए जाते हैं, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड। ओके, वर्षा वन में ये टुकन देख लीजिए चित्र है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छद वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैम्पीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, बड़े जो सांप हैं, अजगर हैं, वो भी इन वनों में आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ये टैम्पीर है। टैम्पीर क्या करता है, अभी आपने क्या देखा, चींटी खाने वाले टैम्पीर, तो ये चींटी खाते हैं। ठीक है, इनकी चोंच भी देख लीजिए, जो मुंह है वो ऐसा ही बना हुआ है। अब ब्रोमीलाइड क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ब्रोमीलाइड क्या है, एक ऐसा पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। वर्षावन के निवासियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ठीक है, पुरुष क्या करते हैं, वो नदी में मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, और महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक है, क्योंकि मछली कभी मिल गई कभी नहीं मिली, ऐसी स्थिति भी रहती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है। तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन में जो जनजातियाँ, जो लोग रहते हैं, उनका मुख्य आहार का क्या है, मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो कसावा ज़्यादा पूछा जाता है, मैनियोक नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं।
कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्योंकि देखिए बारिश होती है तो उसमें उनको ढलान वाली छत ही उनके लिए उपयोगी है, इस वजह से वो ऐसे ही छतें बनाते हैं जिसमें ढलान हो। ठीक है, अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महासागर बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ का मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ठीक है, तो आपने इतना यहाँ पढ़ा। ये कर्तन एवं दहन देख लेते हैं, ये कैसी पद्धति होती है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं। तो ये जो क्रिया इन्होंने की है ये कर्तन कहलाती। ठीक है, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। तो ये झूम खेती के बारे में जो आपने पढ़ा था, ये एक उसी तरह का प्रकार है। ठीक है, ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये स्थानांतरित खेती, झूम खेती के बारे में जो पहले कक्षाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं, ये उसी का एक प्रकार यहाँ पर बताया गया है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं, इस प्रकार मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अब जितने ही जंगलों को काटा जा रहा है, उतनी ही जो जलवायु है, जो तापमान है, वो पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, और ये एक बड़े क्षेत्र में है। अमेज़न बेसिन जो है सबसे बड़े क्षेत्र में है विश्व भर में, और उसका भी क्या बोला है कि वर्षावन का बहुत बड़ा भाग जो है वो लुप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव 6.6 में है। क्षेत्र में वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो ये देख लीजिए, पहले कैसा था, फिर ये पहले ऐसा था, फिर इस तरह से हो गया, फिर अब ये बहुत ही कम क्षेत्र में बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन के बारे में देख लेते हैं। पहले अभी हम लोगों ने अमेज़न बेसिन के बारे में देखा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये फिगर है, ठीक है, ये आपका फिगर है। अब गंगा इधर से आ रही है एंड ब्रह्मपुत्र आपकी चीन से होती हुई इधर आ रही। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ये बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ये अक्षांश याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है, तो इनकी जो सहायक नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की, वो भी याद रखिएगा। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। तो याद रखिएगा आप लोग कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है, वो चीन से आती है, और जो गंगा है वो आपकी भारत की ही है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदर तथा सुंदरवन डेल्टा, ये फिगर देख लीजिए, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गंगा कहाँ से आ रही है, ये गंगा नदी आ रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह होते हुए, और ये बंगाल में आ जाती है। तो गंगा का नाम जो है वो परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर उसका नाम जमुना हो जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ऐसे आ रही है और ये यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो अब दोनों ही जो सुंदरवन डेल्टा है उसका भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो राज्य भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। ठीक है, तो कहीं उसको सांगपो कहा जाता है,
कहीं दिहांग कहा जाता है। तो इनके नाम भी, ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों को मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ का मुख्य फसल है, क्योंकि भाई धान को क्या चाहिए, पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नगरीय फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है, ठीक है। तो ये अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने राज्यों का जनसंख्या घनत्व भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं की फसल उगाई जाती है। तो याद रखिएगा कि बिहार एवं असम में क्या होता है, सिल्क के कीड़ों का संवर्धन, पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान, ठीक है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। याद रखिएगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो डेल्टा, जो मैंग्रोव वन का निर्माण करता है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो ऐसे पूछेंगे वो कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सागवान, साग, पीपल के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो चीड़, देवदार है वो कहाँ पाए जाते हैं बताइए, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। इसको छोड़ दीजिए। एंड ये देखिए, धान की जो कृषि है, खेती है, वो हो रही है, और यहाँ पे असम में चाय के बागानों का क्षेत्र है। अब देखिए, बेसिन के विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। ये देख लीजिए, यहाँ पे फिगर बना है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी में के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, मछली और चावल बहुत खाया जाता है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसीलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, ठीक है। ये वेदिका कृषि है। देखिए, सीढ़ियों जैसी खेती आपने देखी होगी, कभी कभी न्यूज़ चैनल में दिखाई जाती है, या फिर आपने इंटरनेट पे कहीं पर देखी होगी, तो ये वेदिका खेती कहलाती है। अब यहाँ देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में इस प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। ये डॉल्फिन का चित्र है, जिसे स्थानीय भाषा में शुशु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगता है, ठीक है। डॉल्फिन उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर जल शुद्ध हो। रसायन का अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी क्षेत्र में डॉल्फिन पाई जाती है, इसका मतलब है वहाँ का जो पानी है, वहाँ का जो जल है, वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है, ओके। झील जीविका का साधन ये देखते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मतवाली मौन गांव कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में है। आज ये एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य के साथ में मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। तो मछलियों का भोजन कौन से खरपतवार हैं, वेलिनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोते हैं। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है, ठीक है।
अब देखिए, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन का जो स्टार्टिंग है वो कब की गई है, 2 अक्टूबर 2014 को। किसने की है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही की है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका कारण क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा इसकी जो तारीख है। अब बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये देखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिसमें नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है तथा एक महत्वपूर्ण पत्तन है। पत्तन का मतलब जहाँ पर बंदरगाह होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोलकाता कौन सी नदी पर स्थित है? हुगली नदी। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए, इसकी तारीख याद रखिएगा, नेट से आप लोग सर्च करिए। ठीक है, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा पर्यटन होता है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम के काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि असम में कौन कौन से जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, काजीरंगा एवं मानस। तो कहाँ कहाँ पर कौन से किस तरह के जो वन्यजीव अभयारण्य हैं वो हर राज्य क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैचिंग ज़रूर कर लीजिएगा। और एक्सरसाइजेज हमने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो आपको कैसी लग रही है वो ज़रूर फीडबैक ज़रूर दिया करिए और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।